हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने आए हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के बारे में। क्या बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के बारे में जो भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं वो सारे स्टूडेंट 7-15 में डेली इस चैनल से जुड़ने का कोशिश करेंगे, जिसमें आज का क्लास है थर्मोडायनामिक्स ऊष्मागतिकी। क्या ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक्स आज करेंगे और इस पे थ्योरी क्लास आज करने वाले हैं। जस्ट इसके अगले दिन जो है आपको इस चैप्टर से टॉप 30 to 100 क्वेश्चन इसी चैप्टर से देखने को मिलेगा। जैसे जैसे थ्योरी ख़त्म होता है वैसे वैसे लाया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, जो भी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हैं वो फ्री बैच है, इस चैनल के माध्यम से फ्री बैच लाया गया, जिसमें पूरी कंटेंट फ्री में मिलेगी। शुरू से लेकर यानी कि एक बेसिक लेवल से लेकर जीरो लेवल से लेकर हीरो लेवल तक पहुँचाने का काम बेसिक से लेकर हाई तक देगा। कंटेंट और कॉन्सेप्ट भी दिया जाएगा, तो इसलिए आप सभी इस चैनल से जुड़ने का कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास शुरुआत करने से पहले आप सभी को पता होगा कि बायोलॉजी का सिलेबस पूरा समाप्त हो चुकी है। लगभग में 2 से 3 चैप्टर बची है। केमिस्ट्री का चैप्टर 5 से 6 चैप्टर समाप्त हो चुकी है। आज थर्मोडायनामिक्स है, जल्द इसके अगले दिन न्यू चैप्टर देखने को मिलेगा। न्यू चैप्टर पर थ्योरी क्लास किया जाएगा। तो आज की क्लास में थर्मोडायनामिक्स को बारीकी से अध्ययन करेंगे, थर्मोडायनामिक्स को समझने का कोशिश करेंगे। तो आप सब क्या करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा और जो न्यू स्टूडेंट है वो इस चैनल से जुड़ जाएंगे। जो पुराने स्टूडेंट है वो पूरा लेक्चर देखने का कोशिश करेंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाता है तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम निकलने में संभावना रहेगी। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही बारीकी से समझते हैं थर्मोडायनामिक्स क्या होती है, ऊष्मागतिकी क्या, जिसमें ऊष्मागतिकी क्या होती है उनके बारे में समझने का कोशिश करेंगे और ऊष्मागतिकी में क्या क्या पढ़ना पड़ता है उनके बारे में समझने का कोशिश करेंगे। तो आपके सामने में ऊष्मागतिकी लिखी है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स कहती है ये ऊर्जा और उसके रूपों को, उसके रूपांतरण के से संबंधित होता है। ऊष्मागतिकी जो होती है थर्मोडायनामिक्स, ये ऊष्मा और उसके रूपांतरण यानी कि ऊष्मा में जो रूपांतरण होता है उनके बारे में पढ़ना पड़ता है। और ऊष्मागतिकी का कुछ नियम होते हैं, जैसे कि जीरो नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, मतलब कि फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ एवं जीरो लॉ। तो इस तरह से आप सभी नियमें देखने को मिलेगा और आगे पढ़ने को भी मिलेगा। अभी जो है शॉर्टकट में लिखा गया है। प्रथम नियम में जो है ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक्स का जो प्रथम नियम होता है, इसमें ऊर्जा संरक्षण के बारे में पढ़ना पड़ता है। द्वितीय नियम में जो है एंट्रोपी का अवधारणा से संबंधित आता है। और तृतीय नियम में जो है बताता है कि पूर्ण शून्य मतलब एब्सोल्यूट जीरो का तापमान एंट्रोपी पे शून्य होती है। क्या एंट्रोपी पे जो है एब्सोल्यूट जीरो का मान शून्य होता है। इस तरह से ऊष्मागतिकी के मूलभूत सिद्धांत होती है। तो आपके सामने रखा गया है मूलभूत सिद्धांत कौन कौन सा होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है ऊष्मागतिकी का मूलभूत सिद्धांत, जिसमें से है फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें पढ़ना है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसमें जो है कहती है ऊष्मागतिकी के 3 चीज़ों पे अध्ययन करना पड़ता है। ऊष्मागतिकी में 3 चीज़ों पे अध्ययन करना पड़ता है, जिसमें से सबसे पहली बात हीट पे, कार्य पे जिसको वर्क बोलते हैं, और ऊर्जा जिसको एनर्जी बोलते हैं। इन तीनों पे चर्चा करनी पड़ती है, बातें करनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती है क्या होती है हीट, कार्य और ऊर्जा। तो इसके बाद ऊर्जा के जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे हस्तांतरित किया जाता है इनके बारे में पढ़ना पड़ता है। और ये कहती है थर्मोडायनामिक्स कि ऊर्जा को जो है एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे हस्तांतरित होता है उनके बारे में, और एक रूप से दूसरे रूप में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, यह बताती हैं ऊष्मागतिकी के मूलभूत सिद्धांत। इनके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा ऊष्मागतिकी के निकाय। क्या ऊष्मागतिकी का निकाय, जिसमें से ऊष्मागतिकी में हम किसी भी वस्तु का जो है क्षेत्र के निकाय के बारे में जानते हैं। क्या किसी भी वस्तु के क्षेत्र के निकाय के बारे में जानते हैं और उसका अध्ययन करना पड़ता है। और उनके चारों ओर जो होते हैं सराउंडिंग होता है, किनके चारों ओर, किसी भी निकाय क्षेत्रफल के ऊपर, मतलब कि कोई वस्तु है उनका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, उनके जो है सराउंडिंग पूरी, और सराउंडिंग मतलब कि उसके अंदर कोई भी गैस से नहीं जाना, कोई भी लिक्विड नहीं जाना, कोई भी ऑक्सीजन मतलब कि कोई भी घर है ना वो पूरी तरह से पैक हो जाना। सराउंडिंग मतलब हुआ कोई भी घर है तो पैक हो जाना।
तो इसमें ओपन सिस्टम आता है जिसको खुला निकाय बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ऐसा निकाय होते हैं जो अपने परिवेश के साथ जो होती हैं ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान होता है। क्या ऊर्जा और द्रव्यमान का दोनों चीज़ों का आदान प्रदान होता है। खुला निकाय में ओपन सिस्टम में जो होती है ऊर्जा और द्रव्यमान का भी आदान प्रदान होता है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए, एक खुला हुआ बीकर में अगर उबल रहा है पानी, तो उसमें क्या होती है, ऊष्मा का भी रूपांतरण होती है। भाप जो द्रव्यमान हुआ, ऊष्मा क्या हुआ, ऊष्मा आपका ऊर्जा हुआ, क्या हुआ, ऊर्जा हुआ। भाप जो है आपका द्रव्यमान हुआ। भाप मतलब कि उसमें पानी होता है तो उसमें कुछ वेट हुआ, इसलिए द्रव्यमान हुआ। ठीक, तो ये दोनों चीज़ क्या होती है, बाहर जाती है। किस कंडीशन में, खुला निकाय में। इसमें कौन सा एग्जाम्पल लिया गया, पानी को जब हीट किया जाएगा या कोई भी चीज़ को अगर हीट किया जाता है तो उसमें से दो चीज़ देखने को मिलेगा आप सभी को, पानी निकलता होगा और ऊष्मा भी निकलता होगा। तो ये क्या हो गया आपका खुला निकाय। इसी तरह से बंद निकाय देखा जाए, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या देखने को मिलता है कि ऐसा निकाय होता है जिसमें केवल उस ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। क्या ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, लेकिन द्रव्यमान का नहीं होता है। बंद क्लोज सिस्टम में जो होती है सिर्फ ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, लेकिन द्रव्यमान का आदान प्रदान नहीं होता है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए, बंद ढक्कन वाले बीकर में या ढक्कन जो होती है बंद रहेगी कोई भी बर्तन का, और उसमें पानी उबलता होगा रहेगा, क्या उबलता रहेगा, तो उसमें क्या होगा, ऊष्मा तो बाहर जा सकती है, लेकिन भाप जो है अंदर में ही बैठ जाता है। क्या अंदर में ही रहता है। जैसे आप सभी अगर कोई भी पानी गर्म करते हैं कोई भी बीकर में, उसके ऊपर ढक्कन रख देते हैं तो क्या होता है, वाष्प बन के सारा क्या करता है, एक ऊपरी परत पे जम जाती हैं। क्या ऊपरी परत से चिपक जाती हैं, लेकिन भाप जो होती हैं साइड साइड थोड़ा भी जगह खाली रहता है तो उनसे निकल जाता है। इनके बाद देखने को मिलेगा आप सभी अगला नियम, क्या अगला नियम देखने को मिलेगा, तृतीय नियम। क्या विलिगित निकाय। क्या विलिगित निकाय, विलिगित निकाय में क्या होता है, ऐसा निकाय जो अपने परिवेश के साथ ना तो ऊर्जा का ले जा सकते हैं और ना ही द्रव्यमान को आदान प्रदान कर सकता है। क्या ना ही द्रव्यमान और ना ही ऊर्जा को आदान प्रदान कर सकते हैं विलिगित निकाय में। और उदाहरण के लिए देखा जाए इसमें, तो आप सभी थर्मस बोतल जानते होंगे। क्या थर्मस, जिसमें क्या पानी आप सभी जिस कंडीशन में रखेगा उसी कंडीशन में रहता है। मतलब ठंडा रखेगा तो ठंडा, गर्म रखेगा तो गर्म। इसमें क्या होते हैं, ना ही तो ऊर्जा का रूपांतरण होता और ना ही जो होती है आपका जो है द्रव्यमान में कोई भी बदलाव होता है। और इसके बाद देखा जाए ऊष्मागतिकी निकाय, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कितने लॉ होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अब ये नियम जो होते हैं ऊष्मागतिकीय के आधार पे आधारित हैं। जो नियम अभी पढ़ने जाएंगे वो ऊष्मागतिकीय पर आधारित रहेगा। और ऊर्जा का व्यवहार के नियंत्रण कैसे करते हैं उनके बारे में जानने का कोशिश करेंगे। किसके बारे में, ऊर्जा के व्यवहार कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को देखने को मिलेगा जीरोथ लॉ, यानी शून्य नियम, शून्य लॉ नियम। यह जो नियम जो होती है ऊष्मा साम्यावस्था, क्या थर्मल इक्विलिब्रियम की अवस्था को बताता है। किस इक्विलिब्रियम को बताता है, थर्मल इक्विलिब्रियम को, ऊष्मीय साम्यावस्था को। इक्विलिब्रियम मतलब हुआ एक ही कंडीशन में रहना। क्या एक ही कंडीशन में रहना, मतलब कि जिसका मान लीजिए किसी भी मतलब 1 केजी आलू लिए तो 1 केजी आलू ही रहना। मतलब कि अगर किसी बर्तन में 1 लीटर पानी है तो पानी 1 लीटर ही रहना दूसरे भी बर्तन में। क्या दूसरे भी बर्तन में, मतलब ये क्या हो गया, एक आदमी का वेट दूसरे आदमी के वेट के जो है बराबर रहेगा, तो वो क्या हो गया, थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या एक ही इक्विलिब्रियम में रहना। जैसे अगर एग्जाम्पल देखा जाए, दो निकाय ए और बी जो तीसरे निकाय सी से अलग उसमें अवस्था होते हैं तो वे आपस में अगर मिल जाते हैं तो उसमें अवस्था साम्यावस्था में आ जाएंगे। क्या साम्यावस्था में हो जाएंगे। कौन सी भी साम्यावस्था में हो जाएंगे, जो फर्स्ट ए और बी के बराबर होगा वो सी भी उनके बराबर में आ जाएगा। अगर सरल शब्दों में इनको जानने का कोशिश करेंगे तो दो वस्तु किसी तीसरे वस्तु को समान तापमान पर हैं और वे दोनों जो होती हैं आपस में भी समान तापमान पर होगी। ये नियम तापमान के मापन के आधार हैं। क्या
ये जो नियम हुई तापमान के मापन का आधार कहता है कि दो वस्तु के जो तापमान रहेगी तीसरी वस्तु की तापमान भी वही रहेगी। क्या तीसरी वस्तु के भी तापमान अगर उसको एक साथ रखा जाएगा तो तापमान एक हो जाएगा। मतलब क्या, अगर किसी रूम का जो टेम्परेचर है मान लो 40 डिग्री है, उसमें दो आदमी को रख दिया तो उनका भी टेम्परेचर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। लेकिन अब तीसरा भी व्यक्ति आएगा तो उनका भी हो जाएगा कितना 40 डिग्री, चौथा भी आएगा तो कितना हो जाएगा 40 डिग्री। जीरोथ लॉ यह कहता है थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहना। इनके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा फर्स्ट लॉ। क्या फर्स्ट लॉ किन का फर्स्ट लॉ, तो थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है तो आप सभी समझने का कोशिश करिए। प्रथम नियम कहता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या आप सभी ऊपर भी पढ़े थे ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ही एक रूप है। क्या यह जो होती है प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का ही नियम है। और यह नियम कहती है कि अगर निकाय की आंतरिक ऊर्जा क्या डेल्टा यू, क्या डेल्टा यू है, क्या आंतरिक ऊर्जा को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, डेल्टा यू से, डेल्टा यू से डिनोट करते हैं। में परिवर्तन के निकाय जो होती है दी गई ऊष्मा, क्या दी गई ऊष्मा के निकाय के किए गए कार्य, क्या किए गए कार्य दी गई ऊष्मा पर किया गया कार्य के योग के बराबर होता है। क्या अगर किसी जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो किसी निकाय पे किसी वस्तु पे अगर जो ऊष्मा दिया जाएगा उस पे जो किया गया कार्य होगा वह दोनों के योग के बराबर होगा आंतरिक ऊर्जा। तो यहाँ पे लिखा गया फार्मूला कि डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस यू डब्लू। क्या क्यू प्लस डब्लू, क्यू को डिनोट करता है ऊष्मा और डब्लू को डिनोट करता है वर्क, कार्य। कार्य का क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, डब्लू से। इस तरह से अगर देखें सरल शब्दों में इनको भी समझने का कोशिश करेंगे तो आपके सामने है ऊर्जा तो ना ही तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। कौन चीज़, तो ऊर्जा। ऊर्जा को तो ना तो बनाया जा सकता है और ना ही जो नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। मतलब कि अपना सब जो भोजन खाते हैं तो अपने अंदर एनर्जी तो मिला, इस एनर्जी को कैसे रूपांतरण करेंगे तो किसी वस्तु पे हम कार्य करते हैं, किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो ये क्या हुआ, एक रूप अपने अंदर जो ऊर्जा था इनको ये ऊर्जा किस पे ख़त्म की, उस बॉडी पे, उस वस्तु पे जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाया उन पे खर्च किया। इस तरह से अलग अलग एग्जाम्पल भी ले सकते हैं अपन सब। अगला है द्वितीय नियम क्या कहती है। क्या द्वितीय नियम क्या कहती है, सेकेंड लॉ। यह नियम बताती है कि प्राकृतिक प्रक्रिया की दिशा को बताता है। क्या प्राकृतिक में जो प्रक्रियाओं होती हैं द्वितीय लॉ वो बताती है। क्या प्राकृतिक मतलब कि इन्वायरमेंटल पे जो प्रक्रिया होती है उनके बारे में बताता है। कौन, द्वितीय लॉ। सेकेंड लॉ जो होती है जो अपना इन्वायरमेंटल है, बाहरी वातावरण, घर के बाहरी वातावरण जितना भी है, जितना भी आप सभी को जितना दूर तक दिखाया जाता है उनको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक। प्राकृतिक में जो प्रक्रिया होती है उनको क्या बोलते हैं, सेकेंड लॉ। और इस नियम में जो होती है किसी विलिगत निकाय मतलब कि एंट्रोपी, क्या एंट्रोपी यानी अवस्था, क्या अव्यवस्था हमेशा बढ़ती है। क्या एंट्रोपी क्या होती है, हमेशा बढ़ती है, स्थिर रहती है, या तो स्थिर रहती है या कभी घटती नहीं है। क्या, या कभी घटती नहीं है। कौन चीज़, एंट्रोपी जो होती है ये बढ़ती है हमेशा या स्थिर भी रहती है, यह कभी भी घटती नहीं है। कौन, कभी भी घटती नहीं है एंट्रोपी। तो इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा एक सेकेंड, डेल्टा सन वर्स ग्रेटर देन जीरो। एंट्रोपी इसे किसी भी निकाय की अवस्था या बेतरतीबी, मतलब एक सेकेंड दिखाई, थोड़ा आप सभी को भी थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा, पीडीएफ थोड़ा बैकग्राउंड जो है ज़्यादा डार्क हो गया है। बेतरतीबी डिसऑर्डर से मापने के रूप में समझा जा सकता है। मतलब हुआ कि अगर ये जो निकाय है, ये जो निकाय दिया गया है इनको जो है डिसऑर्डर के रूप में, डिसऑर्डर के माप के रूप में समझा जा सकता है। किनको, एंट्रोपी को। इस तरह से अगर सरल शब्दों में देखें, सेकेंड लॉ को अगर सरल शब्दों में देखें तो ऊष्मा हमेशा क्या होती है, गर्म वस्तु से ठंडा वस्तु में स्वतः परिवर्तित होता है। मतलब कि अगर कोई गर्म वस्तु है
गर्म पानी है, गर्म कोई भी चीज़ है, उनको अगर ठंडा में रख दिया जाता है तो वो क्या होती है, एक लेवल पे आ जाती है, मतलब कि वो भी ठंडा हो जाती है। जो गर्म रहती है वो भी ठंडा हो जाती है, मतलब कि वो स्वतः परिवर्तित हुआ। कौन? जो गर्म वस्तु है वो स्वतः परिवर्तित हुआ। कोई भी वस्तु स्वतः होने पर होने वाली जो प्रक्रिया होती है, अवस्था, जो एंट्रोपी को बढ़ती है, क्या एंट्रोपी जो होती है बढ़ती है। एंट्रोपी मतलब अव्यवस्था, क्या व्यवस्था जो होती है बढ़ती है, मतलब कि जो गर्म था वो ठंडा हो गया, मतलब कि उस लेवल पे आ गया। तो वो यह क्या हुआ, स्वतः अपना रूप जो है बदला। क्या यह क्या कहलाया, एंट्रोपी कहलाया। एंट्रोपी कौन सा लॉ में आता है, सेकेंड लॉ में आता है। एंट्रोपी क्या करता है, यानी कि सेकेंड लॉ क्या कहता है, एंट्रोपी को बढ़ाता है या एंट्रोपी एक समान रूप में रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। इनके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा तृतीय नियम। तृतीय नियम कहता है, यह नियम जो होते हैं शून्य पूर्ण शून्य तापमान एंट्रोपी को परिभाषित करता है। क्या पूर्ण रूप से जो शून्य तापमान होते हैं उन पे एंट्रोपी का परिभाषा दिया जाता है। कौन दिया जाता है, तृतीय नियम। जैसे आप सभी न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि ये जड़त्व का नियम है। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि ये जो है बल का फर्स्ट बल के परिभाषा दिया, और सेकेंड लॉ थर्ड लॉ क्या कहता है कि बल के सूत्र दिया। ये कहते हैं उसी तरह से थर्मोडायनामिक्स में सेकेंड लॉ एंट्रोपी को बताता है और थर्ड लॉ एंट्रोपी की परिभाषा को बताता है। क्या एंट्रोपी की परिभाषा को बताता है। अगर निकाय दिखाए इसका नियम पढ़ा जाए तो किसी भी पूर्ण क्रिस्टलीय ठोस में जो एंट्रोपी परम शून्य तापमान पे एब्सोल्यूट जीरो, क्या परम शून्य तापमान एब्सोल्यूट जीरो पर जो होती है ना शून्य होती हैं, क्या होती है, एब्सोल्यूट जीरो पे शून्य होते हैं। क्या शून्य होते हैं, कौन, तृतीय नियम। तृतीय नियम क्या होती है, शून्य होते हैं, एब्सोल्यूट जीरो होती है। किस पर, किसी क्रिस्टलीय ठोस पर एंट्रोपी का मान क्या होती है, शून्य होते हैं। इनको सरल शब्दों में समझने का कोशिश करें। तृतीय नियम क्या होता है, थर्ड लॉ क्या होता है, जैसे आप सभी थर्ड लॉ से जाने की एंट्रोपी की परिभाषा को बताता है। तो इसी तरह से सरल शब्दों में समझने का कोशिश करें तो हम किसी निकाय की पूर्ण अवस्था पर परम शून्य तापमान पर शून्य माना जाता है। मतलब ये जो पढ़े निकाय जो पढ़े सेम उसी को थ्योरी होती है। जैसे कि अगर किसी भी अवस्था है उनको जो है एक परम शून्य तापमान पे वो क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। कौन चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी निकाय। इस तरह से आप सभी को देखने को मिलेगा थर्मोडायनामिक्स फंक्शन, इसका फलन क्या क्या होती हैं, थर्मोडायनामिक्स का फंक्शन कैसा होता है। कुछ राशियां हैं जो निकाय की अवस्था को दर्शाती है, जैसे एंथैल्पी जैसे हो गया, जिसको क्या बोलते हैं, एस से डिनोट करते हैं। क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, एंथैल्पी को एस से, एंथैल्पी। इस निकाय में कुल ऊष्मा का सामग्री को बताता है। क्या टोटल ऊर्जा कितना है उनके बारे में, यानी कितना स्टोर करके रखा है, एंथैल्पी वो बताने का काम करता है। इस स्थिर दाब पर ऊष्मा जो होती है परिवर्तन को दर्शाती है। क्या स्थिर दाब पे जो है ऊष्मा में परिवर्तन होता है उनको बताती है, कौन, एंथैल्पी। और रासायनिक अभिक्रिया में होने वाली ऊष्मा में परिवर्तन को एंथैल्पी परिवर्तन द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है, एंथैल्पी परिवर्तन के द्वारा मापा जाता है। किन को, जो रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का परिवर्तन हुआ, क्या हुआ, ऊर्जा का परिवर्तन हुआ। इस चैप्टर में आप सभी को मेरा जो कोशिश है आप सभी को अच्छी तरह से समझाने का। अगर आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आता होगा तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, अगर वहाँ पे जोड़ते हैं आप सभी को डेली क्यूज होगा और ये नोट्स दिया जाएगा वहीं से, और इस चैनल के माध्यम से डेली क्लास होती है। जो न्यू स्टूडेंट है वो सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इस चैनल से जुड़ जाएंगे फ्री में कोर्स करने के लिए, और चाहते हैं एडमिशन तक सपोर्ट मिले, कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम का एडमिशन तक सपोर्ट मिले तो इस चैनल से जुड़ जाने का। ठीक, इतना बात आप सभी को समझ में आया होगा। इससे ऊपर जितना भी थर्मोडायनामिक्स के बारे में चर्चा किया उतना बात, तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करने का कोशिश करेंगे। इनके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा गिब्स मुक्त इलेक्ट्रॉन, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, जिसको जी से डिनोट करता है। क्या गिब्स मुक्त ऊर्जा को जो है जी से डिनोट करते हैं, एंथैल्पी को एच से डिनोट करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी को जो है जी से डिनोट करते हैं। इनका जो
इनका जो परिभाषा होती है यह बताती हैं कि यह वह ऊर्जा है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए करने के लिए जो होती हैं उपलब्ध होती हैं। क्या गिब्स मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होती हैं कब उत्पन्न होती हैं, कब इसका लागू होता है, कब इसका उपलब्धि होती है, जब रासायनिक अभिक्रिया कराया जाएगा तब। और यह बताती है कि किसी भी प्रक्रिया में स्वतः परिवर्तित होता है। क्या स्वतः परिवर्तित होती हैं और परिवर्तित को निर्धारित करती है। ये जो होती हैं खुद अपना जो जहाँ पे होना चाहिए रासायनिक परिवर्तन में, जैसे क्या करते हैं, अगर आप सभी जानते होंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया जाएगा या सोडियम और क्लोरीन को मिलाया जाएगा, इस पे अपने आप परिवर्तन हो जाता है। किस में? चार्ज में। चार्ज में क्या होता है? परिवर्तन। चार्ज मतलब हुआ प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, निगेटिव फोर्स और पॉजिटिव फोर्स। इस तरह से इसका फार्मूला देखा जाए डेल्टा जी बराबर गिब्स फार्मूला जो होते हैं गिब्स मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए फार्मूला H माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस का मतलब क्या हुआ, H का मतलब क्या हुआ और G का मतलब क्या हुआ, तो आप सभी जानते हैं। G को क्या बोलते हैं, आप सभी अभी पढ़े, गिब्स मुक्त इलेक्ट्रॉन। H को क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। T टेम्परेचर हुआ। S क्या हुआ, सन। एस जो आपका हो गया एक सन, ये जो सराउंडिंग होता है ना वो हो गया। यहाँ पे लिखा गया है जी यानी डेल्टा जी जो रहेगी और लेस देन रहेगी 0, तो इसमें क्या होगी, अभिक्रिया जो है स्वतः हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। जी मतलब हुआ जब ग्रेटर देन रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा, जी ग्रेटर देन रहेगा तो अभिक्रिया स्वतः नहीं होगी, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और जी बराबर 0 होगा। क्या यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे डेल्टा जी होगा। क्या डेल्टा जी होगा। और डेल्टा जी मतलब हुआ यह साम्यावस्था में होगा। क्या एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, मतलब बराबरी कंडीशन में होगा। आप सभी को पहले ही बता दिए इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बराबरी, मतलब कि जो होना चाहिए, जो एक आदमी का वेट है दूसरे आदमी का भी वेट उसी तरह से होना चाहिए। मतलब आप सभी इस तरह से अगर नहीं समझते हैं तो मान लीजिए अगर किसी रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री है तो किसी वस्तु को अगर यानी कोई आदमी को आके रख देंगे तो उस आदमी का भी टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से अगर तीसरा आदमी को भी ला के रख देगा तो उतना ही हो जाएगा, उसके शरीर में भी उतना ही डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो आप सभी को इतना पढ़ के कैसा लगा और ये क्लास कैसा रहा, थर्मोडायनामिक्स क्लास। और थर्मोडायनामिक्स में कहीं पे समझने में प्रॉब्लम होगा तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताने का कोशिश करें। और आज का क्लास कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा। और आप सभी को कहीं पे समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा या ओपन क्लोज सिस्टम क्या होती है, ऊष्मागतिकी का कितना नियम होता है, थर्मोडायनामिक्स का लॉ कितना होता है, या थर्मोडायनामिक्स का सिस्टम क्या होती हैं, इन सारे बातों पे अगर समझने में अगर कहीं पे कठिनाई हो तो कम्युनिटी पोस्ट यानी कि कमेंट करके आप सभी पूछ सकते हैं। और अबाउट सेक्शन में कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी जोड़ के आप सभी अपनी जो अंदर की जो अनुभवना रहेगी उनको आप सभी शेयर कर सकते हैं कि हमको इस चीज़ का तैयारी करना होगा, कौन सा बेस्ट होगा नहीं होगा, आप सभी को ज़रूर बताया जाएगा। कोई पैरामेडिकल का तैयारी करता है, वो चाहता है कि बीएससी नर्सिंग करे या ग्रेजुएशन करे, तो कौन सा बेस्ट होगा वो सारा जानकारी दिया जाएगा। और कोई भी स्टूडेंट न्यू होगा उनके साथ शेयर करने का यह चैनल कोशिश करें आप लोग। और आप लोग अगर इस चैनल को शेयर करते हैं, अपने दोस्तों तक फैलाते हैं, तो आप लोगों को फ्री बैच का अनुभव लेने में कोई भी कठिनाई नहीं होगा। और फ्री बैच आप सभी के साथ शेयर करने के लिए इस चैनल के माध्यम से पूरी तरीक़ा से सपोर्ट रहेगा कि आप सभी को सही तरीक़ा से सटीक जानकारी और सटीक वे में सारा जानकारी मिले और कम समय में अच्छी जानकारी मिले। आप सभी के साथ ये अनुभव आपके साथों रखा गया है। नोट्स कैसे बनाया जाए इसके बारे में इससे पहले ही बता दिया गया है। इनके बाद इस चैनल के माध्यम से कितने चीज़ों मिलती हैं, इन सारे बातों पे चर्चा होगी है। कल जो है वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है, अभी तक आप सभी नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। जो न्यू स्टूडेंट हैं इस चैनल से जुड़ने का कोशिश करेंगे, जो पुराने स्टूडेंट हैं वो रेगुलर क्लास करने का कोशिश करेंगे। अगर आप सभी क्लास नहीं करते हैं तो कोई भी एंट्रेंस का निकलने में कठिनाई होगा। तो आप सभी को इतना समझने पे क्या अनुभव हुआ आप सभी ज़रूर कोशिश करें शेयर करने का इस चैनल से।